अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सियालकोट NA-73 की यूनियन काउंसिल मॉडल टाउन में और मेरे साथ यहां पे मौजूद हैं मेंबर ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन जनाब समदुल्लाह खान साहब। आज समदुल्लाह खान साहब से ये पूछने की कोशिश करेंगे हम कि उन्होंने बीइंग अ मेंबर ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं, कौन सी ऐसी काबिल ज़िक्र उन्होंने काम किए हैं कि जिनको आज वो पब्लिक के सामने रख सकें। क्योंकि नाज़रीन, आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ उठाई है, तो क्या हम आज उनसे डिस्कस करेंगे खाली ये आवाज़ की हद तक ही था या काम भी करके दिखाया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे आज टाइम दिया है और मेरी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंचाने का आप ज़रिया बने, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा खान साहब, सबसे पहले ये चीज़ बताएं कि बीइंग अ मेंबर ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन आपने कौन सी ऐसी काबिल ज़िक्र खिदमात सर अंजाम दी हैं या खाली वादों और बातों की हद तक की था। जी वैसे भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे वो हर स्पीच में कहते थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मैंने कुछ करना है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ जो इमरान खान साहब ने की वो है स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट में आपको पता है पाकिस्तान की कोर्ट्स में हज़ारों केसेस जो है पेंडिंग पड़े होते हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए विद इन 3 मंथ्स जो है वो एक टाइम फ्रेम इन्होंने मुकर्रर किया था, और 3 माह के अंदर अंदर जो है वो स्पेशल कोर्ट ने फ़ैसला देना होता है। जितने भी हमारे ओवरसीज़ केसेस थे जो पेंडिंग पड़े हुए थे अदालतों में पाकिस्तानी, वो अल्हम्दुलिल्लाह 3 माह के अंदर अंदर उन्होंने फ़ैसला दिया, और हमने अरबों रुपए की जो केसेस थे, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मसाइल थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हल किए हैं। खान साहब, ये भी बताते जाएं कि बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन के आप मेंबर रहे हैं, तो उस वक्त सारी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी कुछ केसेस आए होंगे, कुछ रुकावटें, कोई इस तरह की कोई चीज़ आपको देखने या कोई प्रेशर पार्टी की तरफ से भी होता ही है ना, को पार्टी के जो अहदेदार हैं उनका भी कोई अजीज़ निकल आता है। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पार्टी का जो इंस्ट्रक्शन थी, प्राइम मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शंस थी, CM साहब की इंस्ट्रक्शन थी, और ख़ास तौर पे उस्मान डार साहब की इंस्ट्रक्शन थी कि हमने मेरिट पे फ़ैसला करना है। और मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम लीग नून के जो जनरल सेक्रेटरी थे पाशा साहब, उनका केस आया, उनको भी हमने मेरिट पे फ़ैसला किया और उनके हक़ में फ़ैसला किया। तो इससे आपको ये वाज़ेह होना चाहिए कि हमने ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन को कोई इस तरह इस्तेमाल नहीं किया, अपने मफादात के लिए इस्तेमाल नहीं किया, अपनी पार्टी के मफादात के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हमने ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन को लोगों के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मसाइल थे उनको मद्देनज़र रख के उनके मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल किया है। और एक बात, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में 36 अजला में वो काम नहीं हो सका जो सबसे पहले सियालकोट में हमने किया है। हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट करने के लिए तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, आप उसको नादरा को ले लें, पासपोर्ट ऑफिस ले लें, आप एयरपोर्ट पे ले लें, हमने उनको फैसिलिटेट करने के लिए वहाँ पे स्पेशल डेस्क बनाए ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को किसी भी किस्म की कोई रुकावट ना बने। वो चाहे सुई गैस का मीटर लगवाना चाहते हैं, वापडा का मीटर लगवाना चाहते हैं, वो नादरा में जाना चाहते हैं या पासपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने स्पेशल डेस्क बनाया था ताकि बगैर लाइन में लगे उनको जो है वो फैसिलिटेट किया जाए। अभी आपकी गवर्नमेंट चलो नहीं रही, ना वफाक में ना ही सूबे में भी इस वक्त आपकी गवर्नमेंट नहीं है, तो अब क्या हालात को फेस करते हुए कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं? जैसे आप कह रहे थे कि आपने शुजात अली पाशा साहब का जो केस आया था उसको आपने मेरिट बेस पे सुना था, तो क्या इस वक्त मुस्लिम लीग नून भी उसी मेरिट को ही फॉलो कर रही है? आपके काम में कोई रुकावट तो नहीं आ रही? नहीं, देखें जी, जिस तरह आपको पता है ये 14 मई का रिसेंटली जलसा हुआ है, उसमें भी DC साहब और DPO साहब ने जिस तरह जानिबदार होके मुस्लिम लीग के फ़ैसलों को माना है, और PTI को एक जमात को एक जानिबदार होके PTI को पीछे करने की कोशिश की है। उसके बाद हम लोग दफ्तर में गए ही नहीं हैं, क्योंकि जब इदारे आपके साथ ना चलते हों तो उस वक्त फिर आपको कमीशन का कोई फ़ायदा नहीं होता, और हमने उसके बाद जाना ही छोड़ दिया है। तो फिर क्या हम अभी कह सकते हैं कि आपका रिज़ाइन जो रेजिग्नेशन है वो सबमिट करवाने जा रहे हैं आप, या फिर क्या हालात पैदा होंगे? जी बिल्कुल, हम ये चेयरमैन साहब के भी साथ मेरी बात हुई है। हम पहले दिन भी कह रहे थे कि हम इसको इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि हम इनके साथ काम नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, इंपोर्टेड गवर्नमेंट के साथ हम अब आगे मज़ीद नहीं चल सकते। इसके साथ साथ ज़रा एक दो जनरल टॉक है, उसके ऊपर भी ज़रा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते जाइएगा कि फ़ौज
अक्सर फ़ौज की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं कि उनको सियासत में ना लाया जाए, जानबूझकर फ़ौज के अकॉर्डिंग कि आप लोग उनको सियासत में लेकर आ रहे हैं, और इस चीज़ को उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के जो सियासी लीडरान है वो उस फ़ौज को बार बार सियासत में लेके आ रहे हैं। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? नहीं जी, फ़ौज का देखें, फ़ौज का काम तो है बॉर्डर संभालना, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फ़ौज पे हमें फ़ख्र है, और हमें इंस्ट्रक्शन भी हैं पार्टी की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी, आप हमारी लीडरशिप की तरफ से भी आप देख सकते हैं कि कोई इस तरह का बयान नहीं आया, और दूसरी जमातों की तरफ से ये बयान आए हैं, लेकिन हमारी जमात का यही नैरेटिव है कि हम फ़ौज को सियासत में नहीं देखना चाहते। यहाँ पे समझ भाई एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर करते जाए कि जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला खड़े होकर कहा था कि मुझे क्यों निकाला। फिर हमने देखा कि 2022 के अंदर खान साहब भी यही कह रहे हैं अपने जलसों में कि मैंने कौन सा जुर्म किया था आखिर कि रात को 12 बजे आप लोगों ने अदालतें लगाई, और फिर जब मुनहरिफ अरकान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का तो खान साहब साथ ही कहना शुरू हो जाते हैं, अदलिया की तारीफ़ करना शुरू हो जाते हैं। तो ये किस तरह का बयानिया हमारे सियासतदानों का, इंक्लूडिंग खान साहब के, जहाँ पे अपना ज़ाती मफाद है वहाँ पे हम बड़े खुश हैं, जहाँ पे हमें टाइट किया गया वहाँ हम नाला। नहीं देखिए जी, नवाज शरीफ साहब ने तो ये पूछा था कि मुझे क्यों निकाला, जबकि अदालतों ने साफ साफ बता दिया था कि आपको जो आपके ऊपर केसेस हैं उसकी वजह से आपको निकाला है। लेकिन इमरान खान साहब बता रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला है। इमरान खान को निकालने की सबसे बड़ी वजह ये है कि वो रूस गए हैं, अपनी जो खारजा पॉलिसी हैं वो आज़ाद बनाना चाहते हैं। वहाँ से हमें जो रूस से सस्ती चीज़ें मिल रही थी, जैसे तेल मिल रहा था 30% कम से मिल रहा था। इमरान खान का ये कसूर है कि वो अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने के लिए जो है वो उसको निकाला जा रहा है। बात मेरी तो वहीं पे रह गई ना, क्वेश्चन मेरा वहीं पे है, क्या ये बात ठीक है कि जहाँ पे हमारे हक में फ़ैसला आएगा वहाँ अदलिया ठीक है, जहाँ पे हमारे हक में फ़ैसला नहीं आता वहाँ पे अदलिया ख़राब है? नहीं, कभी भी इमरान खान साहब ने कभी भी इदारों पे बात नहीं की। खान साहब ने कहा तो है ना, अभी ब्रदर खान साहब ने कहा है ना कि मैंने कौन सा जुर्म किया था। वही तो इमरान खान साहब यही बता रहे हैं कि मेरा जुर्म नहीं है ये वाला, ये मेरा जुर्म नहीं है कि मैं अपने मुल्क के मुफाद, मुल्क के लोगों के मुफाद के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो मुझे सारी जमातों ने मिलकर जो ये आप सबके सामने है, जो जिस तरह पाकिस्तान की आवाम सड़कों पे निकली है, इमरान खान साहब का साथ देने के लिए निकली है, आप सबके सामने है, लोग समझ रहे हैं कि ये सारी जमातें मिलकर, और इदारों का तो आज तक इमरान खान साहब ने जिक्र नहीं किया। और एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं भी समझता हूँ कि इदारे जो है हमारे, इमरान खान साहब वो वाहिद लीडर हैं जो इदारों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, मुझे बता दें कि अभी हम इस वक्त NA-73 सियालकोट में बैठे हुए हैं, तो NA-73 की क्या इस वक्त एक्चुअल पोजीशन क्या है? क्या डार साहब इस दफ़ा इलेक्शन विन करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, या फिर वही माजी की तरह ख्वाजा आसिफ ही ये सीट विन करके जाएंगे यहाँ से? नहीं देखें जी, 2013 में भी आप को पता है कि जो 4 हल्के थे उसमें ये उस्मान डार साहब का भी हल्का था। उसके बाद 2018 का इलेक्शन आया, वो भी आपके सामने है। 3 दिन के बाद जो रिज़ल्ट आया है उसमें उस्मान डार साहब को 1200 वोटों की जो शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एज अ वर्कर होने की हैसियत से मैं समझता हूँ कि आज भी अवाम उस्मान डार साहब के साथ है। उस्मान डार साहब की, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड आपको बात आप चेक भी कर सकते हैं कि 3.5 साल में जितना पैसा उस्मान डार साहब सियालकोट के लिए लेके आया, सियालकोट की तारीख में इतना पैसा नहीं आया। और अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान डार साहब ने जो इलेक्शंस में वादे किए थे, जो लोगों से वादे किए थे कि साफ़ पानी और हॉस्पिटल, जिस तरह आपको पता है कि सियालकोट में ये आवाज़ थी कि जी इनू लाहौर लै जाओ, इस तो इलावा तो असी कभी आवाज़ नहीं सुनी कि कोई मरीज़ का यहाँ पे इलाज होता हो। लेकिन उस्मान डार साहब ने ये वादा किया था कि अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मैं इस आवाज़ को भी ख़त्म करूँगा और आपको जो सबसे बुनियादी मसला है साफ़ पानी का, वो सियालकोट को मुहैया करूँगा। जाते हुए क्विकली ज़रा आंसर कीजिएगा कि इस वक्त हम यूनियन काउंसिल मॉडल टाउन के अंदर बैठे हुए हैं, तो मॉडल टाउन की क्या सूरत हाल है इस वक्त? मॉडल टाउन का जो यूथ है वो किस तरफ इशारा कर रहा है आने वाले वक्तों में, उसका वो किस तरफ देख रहा है, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपने कौन से डेवलपमेंट के काम करवाए हैं? क्विकली ज़रा इन चीज़ों को बताते जाइएगा जिसको बेस बनाकर कल को आपने पब्लिक के सामने जाकर वोट लेना है। सबसे पहले तो जो बुनियादी मसाइल थे, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि पानी का मसला था, यहाँ पे साफ़ पानी पीने वाला नहीं था। उसके अलावा लेडीज़ एंड चिल्ड्रन पार्क में हमने 1.5 करोड़ रुपया लगाया है। उसके बाद हमने जो यूथ है हमारी, उसके लिए हमने सरोज ग्राउंड में लाइटें लगवाई हैं जिसमें नाइट पे भी वो खेल सकते हैं। उसके बाद हम स्विमिंग पूल, जिम और इस पे भी काम कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ काम किए हैं हमने यूनियन काउंसिल में मॉडल टाउन में। जो बुनियादी मसाइल थे लोगों के, उसको हल करने की कोशिश की है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट रही है हमें लीडर की
عثمان ڈار صاحب کی, ماہر کاشف صاحب کی, ان سے فنڈز بھی ملے ہیں اور جو میں ضرورت تھی اس کے مطابق بھی ہم نے کام کروایا. جی بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ ہیں ممبر اوورسیز پاکستان کمیشن جناب صمد اللہ خان صاحب, وہ آپ سے گفتگو کر رہے تھے, ان کی گفتگو کو آپ نے سنا ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چوہدری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی اسکرین سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.